जरा सोचिए, मान लीजिए कोई इंसान अपने फोन से अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे घर का डाउन पेमेंट। बिल्कुल। वो सेंड बटन दबाता है और स्क्रीन पर वो जो गोल गोल लोडिंग व्हील होता है ना, वो घूमने लगता है, जो कि दुनिया का सबसे डरावना व्हील है। हाँ, और ठीक उसी सेकंड, उसी पल उस बैंक का ही कोई डेवलपर जानबूझकर बैंक के मेन सर्वर का तार निकाल देता है। बाप रे। मतलब ये किसी डरावने सपने जैसा लगता है ना, लेकिन ब्राजील के सबसे बड़े बैंकों में से एक के लिए ये कोई हैकिंग या एक्सीडेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके लिए बस एक आम मंगलवार है, उनका रोज का काम है। और सच कहूं तो यही आज की इस तकनीकी दुनिया की सबसे दिलचस्प सच्चाई भी है। मतलब एक समय था जब हम मानते थे कि हमारे सिस्टम, चाहे वो बैंक हो या फिर सॉफ्टवेयर, बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह सटीक होने चाहिए। एकदम परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट। हमें लगता था कि अगर कोई खराबी आएगी तो हम उसे एक्सरे की तरह देख के तुरंत ठीक कर लेंगे। लेकिन आज के सिस्टम्स इतने विशाल हो चुके हैं कि वो एक्सरे वाली सोच अब काम ही नहीं आती। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज के इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो यही है, केओस यानी अव्यवस्था। केओस, बिल्कुल। हम इंसान हमेशा केओस से डरते आए हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते आए हैं। लेकिन अब फाइनेंस ले लीजिए, गेमिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वहां के टॉप दिमाग केओस से भाग नहीं रहे हैं, वो उसे गले लगा रहे हैं। हाँ, वो उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चर्चा के लिए हमारे पास 3 बहुत ही कमाल के सोर्स हैं। एक है ENF केओस सॉफ्टवेयर पर एक रिसर्च, दूसरा है ब्रेडेस्को बैंक का एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी, और तीसरा है अनरियल इंजन 5 में केओस फिजिक्स पर एक प्रेजेंटेशन। तीनों ही बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। तो अगर हम शुरुआत करें उस चीज से जिसे हम सदियों से करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भविष्यवाणी करना। मैंने इस ENF केओस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा जो दावा करता है कि वो उन प्रणालियों की भविष्यवाणी कर सकता है जो पूरी तरह से रैंडम लगती हैं। देखिए, भविष्यवाणी शब्द सुनते ही लोगों को वो क्रिस्टल बॉल याद आने लगती है, लेकिन ENF का अप्रोच बहुत अलग है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नॉन लीनियर मॉडलिंग पर आधारित है। नॉन लीनियर मॉडलिंग थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। हम इंसान लीनियर यानी सीधी रेखा में सोचते हैं। अगर मैं गाड़ी का एक्सीलेटर दबाऊंगा तो गाड़ी तेज चलेगी। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, ये लीनियर है। लेकिन हमारा मौसम, शेयर बाजार या फिर इंसानी शरीर ऐसे काम नहीं करते। यहाँ केओस थ्योरी का बटरफ्लाई इफेक्ट काम करता है, जहाँ एक मामूली सा बदलाव सब कुछ पलट सकता है। एकदम सही। एक बहुत ही छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया के आउटपुट को पलट देता है। A&F सॉफ्टवेयर का काम ही यही है कि इस असीमित रैंडम डेटा के अंदर छुपे हुए उन पैटर्न्स को खोजना जो इंसानी दिमाग या फिर आम लीनियर कंप्यूटर मॉडल कभी देख ही नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी बड़े हाईवे पर एक भयंकर मल्टी कार पाइलअप होने वाला है, कई गाड़ियों की टक्कर, और ये सॉफ्टवेयर उस एक्सीडेंट की भविष्यवाणी कर रहा है, वो भी तब जब अभी तक किसी भी ड्राइवर ने ब्रेक पे पैर तक नहीं रखा है। क्या बात है, बहुत ही सही एनालॉजी दी है। और उस एनालॉजी में अगर हम एक लेयर और जोड़ें तो सॉफ्टवेयर सिर्फ ये नहीं बता रहा कि एक्सीडेंट होगा, तो और क्या कर रहा है वो उस हाईवे का एक डिजिटल ट्विन बना रहा है। डिजिटल ट्विन मतलब एक वर्चुअल कॉपी। हाँ, असली हाईवे की एक हूबहू वर्चुअल कॉपी। अब उस वर्चुअल हाईवे पर सॉफ्टवेयर लाखों अलग अलग रैंडम स्थितियां सिमुलेट करता है। अच्छा। हवा का दबाव बदल देता है, किसी ड्राइवर का ध्यान भटका देता है, या किसी टायर का प्रेशर कम कर देता है। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे थोड़ी खटक रही है। बताइए। क्या अनिश्चितता की भविष्यवाणी करना अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन नहीं है? मतलब एक विरोधाभास? हाँ, कैसे? मेरा मतलब है, अगर किसी चीज को हम केओस कहे इसीलिए रहे हैं क्योंकि वह अप्रत्याशित है, तो हम एक कंप्यूटर मॉडल पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या हम खुद को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका सीधा जवाब है कि ये मॉडल्स ये नहीं बताते कि कल सुबह 10 बजे स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। अच्छा, तो फिर ये क्या बताते हैं? ये मॉडल्स प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर काम करते हैं। जब E&F केओस किसी वित्तीय बाजार या मान लीजिए स्वचालित कारों के AI को टेस्ट करता है, तो उसका लक्ष्य भविष्य जानना नहीं होता। उसका लक्ष्य उन अंधेरे कोनों को रोशन करना होता है जहां रिस्क छुपा है। मेडिकल साइंस में भी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल साइंस में वो कैसे? देखिए,
हर इंसान का शरीर एक जटिल कियोटिक सिस्टम है ना? एक ही दवाई दो लोगों पर अलग अलग असर करती है। हाँ, ये तो है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एक वर्चुअल सेल में यानी कोशिका में लाखों रैंडम बायोलॉजिकल इंटरैक्शन सिमुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कब रिएक्ट करेगा। कमाल है। मतलब हम केओस को खत्म नहीं कर रहे हैं, बस उसके साथ खेलने के लिए एक सुरक्षित वर्चुअल प्लेग्राउंड बना रहे हैं। बिल्कुल सटीक बात कही। तो अगर विज्ञान और सॉफ्टवेयर नेचुरल केओस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है जब इंसान खुद अपने बनाए हुए सिस्टम में जानबूझकर केओस पैदा करता है? जो बात हमने शो की शुरुआत में की थी। हाँ, वही कि कोई जानबूझकर बैंक के सर्वर क्रैश कर दे। वो असल में केओस इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है और ब्रेडेस्को बैंक का केस स्टडी इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आईटी की दुनिया में अब डर का सामना कैसे किया जाता है। ब्रेडेस्को कोई छोटा-मोटा बैंक नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके 7 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं और जब उन्होंने अपने पुराने भरोसेमंद ऑन प्रेमाइसेस सर्वर से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाने का फैसला किया, तो उनके पसीने छूट गए होंगे। जाहिर सी बात है। पसीने छूटना लाजमी भी है। मतलब जब सर्वर आपके अपने बेसमेंट में होते हैं, तो कम से कम आप तार तो चेक कर सकते हैं कि सब ठीक है या नहीं। सही कहा। क्लाउड का मतलब है कि आपका पूरा सिस्टम किसी और के डेटा सेंटर में बस हवा में तैर रहा है। और क्लाउड की दुनिया में एक कड़वा सच है जो सबको मानना पड़ता है, चीजें टूटेंगी ही, आप उसे रोक नहीं सकते। इसी वजह से ब्रेडेस्को की टीम ने एक नया मूल मंत्र अपनाया। उन्होंने कहा, उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। आप हाथ पर हाथ रखकर उम्मीद नहीं कर सकते कि सिस्टम क्रैश नहीं होगा। पारंपरिक टेस्टिंग का तरीका था ये पूछना, क्या हमारा ऐप काम कर रहा है? और नया तरीका क्या था? केओस इंजीनियरिंग एक बहुत ही डरावना सवाल पूछती है, जब सब कुछ फेल हो जाएगा तब क्या होगा? और इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने ही सिस्टम पर हमले करने शुरू किए। मैंने उनके एक प्रयोग के बारे में पढ़ा जिसे एक्टिव एक्टिव मोड क्लस्टर कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प प्रयोग था। सुनने में ये ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज में 2 इंजन हो। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा बिना किसी रुकावट के सारा भार संभाल लेगा। थ्योरी में तो ये एकदम परफेक्ट लगता है। थ्योरी में सब परफेक्ट होता है, लेकिन जब उन्होंने असल में एक क्लस्टर का पावर कट किया तो हकीकत सामने आ गई। क्या हुआ? ट्रैफिक दूसरे क्लस्टर पर शिफ्ट तो हुआ, लेकिन सिस्टम में एक डिफॉल्ट हेल्थ चेक टाइम आउट था। अच्छा। और वो टाइम आउट 50 सेकंड का था। सिस्टम पूरे 50 सेकंड तक ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या पहला क्लस्टर सच में मर चुका है या बस धीमा है। 50 सेकंड? एक आम इंसान के लिए जो अपने फोन पर पैसे ट्रांसफर कर रहा है, 50 सेकंड एक सदी के बराबर है। बिल्कुल। अगर 5 सेकंड भी मेरी स्क्रीन फ्रीज हो जाए तो मेरी तो जान निकल जाती है कि भाई मेरे पैसे गए कहाँ। और ठीक यही हुआ। उन 50 सेकंड्स के दौरान जो भी इन फ्लाइट सेशंस थे, मतलब जिन लोगों के ट्रांजैक्शंस बीच में लटके थे, हाँ, वो धड़ाम से कट गए। ऐप क्रैश हो गई और यूजर्स को वापस होम पेज पर फेंक दिया गया, वो भी बिना ये बताए कि उनका पैसा ट्रांसफर हुआ या नहीं। बाप रे, ये तो पैनिक वाला सिचुएशन है। और सोचिए, अगर बैंक ये कियोस एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो ये घटना किसी बड़े सेल वाले दिन प्रोडक्शन में होती, जब लाखों लोग एक साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते। सच में रिसेप्शन डेस्क पर आग लगा दें। कुछ वैसा ही है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या असली ग्राहकों के पैसे, असली डेटा, जिसे वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कहते हैं, उसमें जानबूझकर खराबी पैदा करना हद से ज्यादा खतरनाक नहीं है? ये इंजीनियर्स रात को चैन से कैसे सो पाते हैं? देखिए, नींद तभी आती है जब आपको वो अपनी टीम पर पूरा भरोसा हो। ब्रेडेस्को की सबसे बड़ी जीत कोई तकनीकी कोड नहीं था, वो उनका कल्चरल शिफ्ट था। कल्चरल शिफ्ट? हाँ, उन्होंने सिर्फ अपने सर्वर्स को लचीला नहीं बनाया, बल्कि अपनी टीमों को लचीला बनाया। वे गेम डेज आयोजित करते थे। गेम डेज मतलब कोई फन एक्टिविटी? फन तो नहीं, पर एक इंजीनियर बिना किसी को बताए कोई सर्वर गिरा देता था और फिर देखा जाता था कि टीम दबाव में कैसे एक दूसरे से बात करती है। ओहो। और सबसे जरूरी बात, वे आग पूरे रिसेप्शन में नहीं लगाते थे। वे एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से आग लगाते थे, जिसे केओस इंजीनियरिंग में ब्लास्ट रेडियस कहते हैं। ब्लास्ट रेडियस? हाँ, वे तय करते थे कि इस एक्सपेरिमेंट का असर 1% यूजर से ज्यादा पर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, तो सब कुछ बहुत नपातुला होता था
और इसी ब्लास्ट रेडियस को कंट्रोल करते करते उन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत गजब की चीज पता चली। उन्होंने अपनी एक लेयर पर एक्सपेरिमेंट किया जिसे BFF यानी बैक एंड फॉर फ्रंट एंड कहते हैं। हाँ, BFF वो लेयर है जो आपके मोबाइल ऐप के दिखने वाले हिस्से को बैंक के अंदरूनी डेटाबेस से जोड़ती है। ठीक है। तो उन्होंने जानबूझकर इस लेयर और डेटाबेस के बीच का इंटरनेट कनेक्शन धीमा कर दिया। और यहाँ जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। जो लोग सिर्फ अपना बैलेंस चेक कर रहे थे, जिसे रीड ओनली काम कहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चला कि कोई दिक्कत है। बिल्कुल, उनका काम स्मूथ चल रहा था। लेकिन जो लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे थे या कोई सेटिंग बदल रहे थे, उनका ऐप अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा। ऐप खुला हुआ था, बटन दब रहे थे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। इसे बैंक ने नाम दिया अनक्लियर डिग्रेडेशन, यानी अस्पष्ट गिरावट। ये यूजर एक्सपीरियंस का सबसे बुरा सपना है। सच में, जब सिस्टम यूजर से झूठ बोलता है कि सब ठीक है, जबकि बैकग्राउंड में सब टूट चुका है। हाँ, और इससे यूजर बार बार सबमिट बटन दबाता है, पैनिक करता है और उसका भरोसा बैंक से पूरी तरह उठ जाता है। बिल्कुल, और बैंक ने इससे जो सबक सीखा वो बहुत गहरा था। उन्होंने महसूस किया कि एक क्लीन फेलियर मतलब साफ साफ बता देना। हाँ, मतलब ऐप तुरंत बंद हो जाए और स्क्रीन पर लिख दे कि सर्वर डाउन है, कृपया बाद में आए। ये उस अस्पष्ट गिरावट से कहीं ज्यादा बेहतर है। मतलब स्पष्ट विफलता अनिश्चितता से ज्यादा सुकून देती है। यही कियोस इंजीनियरिंग की असली ताकत है। ये आपको सिर्फ ये नहीं बताती कि आपका कोड कैसे टूटता है, ये आपको बताती है कि जब सिस्टम टूटता है तो इंसान कैसे टूटता है। बहुत ही शानदार इंसाइट है। तो हमने बैंक जैसी क्रिटिकल जगह पर कियोस को मैनेज करना सीख लिया ताकि तबाही को रोका जा सके। लेकिन अब हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां तबाही को रोकना नहीं है, बल्कि तबाही मचाना ही मुख्य लक्ष्य है। मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ गेम डेवलपमेंट की। और हाल ही में अनरियल इंजन 5 में गेम डेवलपर्स ने कियोस फिजिक्स नाम का जो नया सिस्टम पेश किया है, वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। गेमिंग इंडस्ट्री में डिस्ट्रक्शन यानी विनाश हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। वो कैसे? स्क्रीन पर तो सब कितना आसान लगता है। वही तो बात है। जब आप स्क्रीन पर किसी पुल को टूटते हुए देखते हैं तो वो असल में टूट नहीं रहा होता है। अच्छा। वो एक एनिमेशन होता है जिसे किसी 3D आर्टिस्ट ने हफ्तों बैठ के फ्रेम बाय फ्रेम डिजाइन किया होता है। हाँ, मैंने उनका वो मैट्रिक्स अवेकन्स वाला डेमो देखा था। उसमें एक आर्टिस्ट ने एक पुल को तोड़ने का एनिमेशन बनाने में अपनी जान लगा दी। उसने तय किया कि कौन सा कंक्रीट का टुकड़ा किस सेकंड पर गिरेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर आर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने आकर कहा, यार ये पुल कुछ मजेदार नहीं लग रहा, इसका डिजाइन थोड़ा बदल देते हैं। और आपको पता है पुराने वर्कफ्लो में उस डायरेक्टर के एक लाइन का क्या मतलब था? क्या? आर्टिस्ट की हफ्तों की मेहनत कचरे के डिब्बे में, क्योंकि जो कियोस फिजिक्स था वो उस पुराने पुल के 3D मॉडल के अंदर बेक हो चुका था। मतलब वो फिक्स हो चुका था। हाँ, मॉडल बदला तो सारा फिजिक्स का सेटअप टूट गया। आर्टिस्ट को फिर से शून्य से काम शुरू करना पड़ता था। इसे रेपिटेशन कहते हैं, जहां क्रिएटिविटी मर जाती है और सिर्फ मजदूरी बचती है। लेकिन अनरियल इंजन 5 ने इसे पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने जो नया सिस्टम बनाया है उसका नाम सुनकर मुझे बहुत हंसी आई। वो नॉन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। हाँ, वो इसे नॉन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी विनाश जो विनाशकारी नहीं है। ये शब्द अपने आप में कितना मजेदार है ना। ये गेम डेवलपर्स का अपना तरीका है चीजों को कूल नाम देने का, लेकिन तकनीकी रूप से इसका मतलब बहुत गहरा है। इसके लिए उन्होंने डेटा फ्लो नाम का एक नया ग्राफ सिस्टम बनाया है। अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें तो उनमें एग्जीक्यूशन पिन होते थे। रुकिए, ये एग्जीक्यूशन पिन क्या है? अगर कोई कोडिंग नहीं जानता तो इसे कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर हैं। ठीक है। स्टेप 1 होगा, तभी स्टेप 2 होगा और तभी स्टेप 3 होगा। कंप्यूटर को मजबूर किया जाता है कि वो पूरी लाइन से गुजरे, चाहे हमें बीच के स्टेप्स की जरूरत हो या ना हो। ये तो बहुत धीमा प्रोसेस लग रहा है। बहुत धीमा और फिक्स प्रोसेस होता है, लेकिन डेटा फ्लो इससे बिल्कुल अलग है। इसमें कोई असेंबली लाइन नहीं है। तो ये कैसे काम करता है? इसमें सिर्फ डेटा होता है जो नोड्स के बीच बहता है। सबसे अंत में एक टर्मिनल नोड होता है। ये नोड कहता है मुझे आखिर में एक टूटा हुआ पुल चाहिए। अच्छा, मतलब वो फाइनल आउटपुट मांगता है। हाँ, फिर ये नोड पीछे की तरफ देखता है और सिर्फ उसी डेटा और मैथ्स को खींचता है जो उस पुल को तोड़ने के लिए जरूरी है। ये रेसिपी और सामग्री को अलग कर देता है। हाँ। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक बहुत ही परफेक्ट केक पकाने की रेसिपी बना ली है। हाँ। और जब केक ओवन से बाहर आ गया तब आपको लगा कि अरे यार,
वैनिला नहीं, चॉकलेट खाना था। बिल्कुल। पुराने तरीके में आपको सब कुछ फेंक कर नया केक बनाना पड़ता, लेकिन डेटा फ्लो में आप बस रेसिपी में जाकर वैनिला की जगह चॉकलेट लिख देते हैं और सामने रखा हुआ केक जादुई तरीके से बदल जाता है, वो भी बिना शुरू से शुरुआत किए। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और ये ग्राफ सिस्टम इतना विशाल है कि इसमें 500 से ज्यादा अलग अलग नोड्स हैं। आप तय कर सकते हैं कि चीजें कैसे टूटेंगी। 500 से ज्यादा? हाँ, उन्होंने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया, कंक्रीट बैरियर का। वो बैरियर जो अक्सर हाईवे के किनारे रखे होते हैं। अरे हाँ, गेम में जब कोई गाड़ी उस बैरियर से टकराती है तो सबसे बड़ी शिकायत यही होती थी कि टूटने के बाद वो पत्थर अंदर से एकदम खोखले दिखते थे। जैसे अंडे का छिलका हो, बाहर से सॉलिड, अंदर से हवा। हाँ, और वो खोखलापन किसी भी गेमर के इमर्शन को तोड़ देता है। लगता ही नहीं कि आप असली दुनिया में हैं। बिल्कुल। अब अनरियल इंजन 5 में उन्होंने यूनिफॉर्म फ्रैक्चर के साथ एक बहुत ही चतुर तकनीक इस्तेमाल की है। वो क्या है? वे बाहरी सतह से दूरी के आधार पर अंदर एक टेक्सचर बेक कर देते हैं। मतलब जब वो बैरियर टूटता है तो कंप्यूटर को पता होता है कि जो टुकड़ा सतह से जितना अंदर था उसका रंग और खुरदुरापन कैसा होना चाहिए। ओहो, इससे टूटने के बाद वो कंक्रीट एकदम असली और सॉलिड लगता होगा। एकदम असली। लेकिन सोचिए, अगर किसी ओपन वर्ल्ड गेम में ऐसे 10,000 अलग अलग बैरियर, पत्थर और इमारतें हों तो क्या? हाँ, क्या डेवलपर को हर एक के लिए ये डेटा फ्लो ग्राफ मैन्युअली सेट करना पड़ेगा? वो तो बेचारा पागल हो जाएगा। यहीं पर ऑटोमेशन की जादूगरी आती है। उन्होंने ब्लूप्रिंट एपीआई और पाइथन स्क्रिप्ट का सपोर्ट दिया। अच्छा, स्क्रिप्टिंग के जरिए? हाँ, मतलब आपने एक बार वो केक की रेसिपी यानी विनाश का ग्राफ बना लिया, फिर आप पाइथन स्क्रिप्ट से कह सकते हैं गेम में मौजूद इन 10,000 चीजों पर ये रेसिपी अप्लाई कर दो। एक क्लिक में? एक झटके में। पूरे शहर की इमारतें एक क्लिक में डिस्ट्रक्टेबल यानी टूटी जा सकने वाली बन जाती हैं। ये डेवलपर्स और आर्टिस्ट के लिए एक सुपर पावर की तरह है। हाँ। मतलब अब वे इस डर में नहीं जीते कि अगर उन्होंने कुछ बदला तो सब टूट जाएगा। वे निडर होकर कियोस्क के साथ नए रचनात्मक प्रयोग कर सकते हैं। और यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे भी है। अव्यवस्था, अनिश्चितता या केओस कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें डरना है। जब आप कंट्रोल की सनक को छोड़ देते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि चीजें रैंडम हैं और वे टूटेंगी ही, तब आप असली लचीलापन हासिल करते हैं। सच में। अगर हम शुरू से देखें तो ENF केओस सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि स्टॉक मार्केट या हमारे शरीर के अंदर चल रहे केओस को कैसे सिमुलेट करके समझना है। बिल्कुल। ब्रेडेस्को बैंक हमें सिखा रहा है कि अगर आपको अपने सिस्टम को मजबूत बनाना है तो आपको खुद अपने हाथों से उसमें केओस पैदा करना होगा। और अनरियल इंजन 5 दिखा रहा है कि कैसे हम केओस का इस्तेमाल रचनात्मक रूप से कर सकते हैं। इन तीनों में एक ही बात कॉमन है। एक स्थिर दुनिया बनाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि हम अनिश्चितता का अभ्यास करते रहें। तो अगली बार जब कोई अपने बैंकिंग ऐप से सुरक्षित रूप से पैसे भेजे और वो तुरंत पहुंच जाए, या कोई टीवी पर देखे कि मौसम विभाग ने तूफान की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की है, या फिर कोई नया वीडियो गेम खेलें जहां कोई एलियन शिप पूरी की पूरी इमारत को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से उड़ा दे, हाँ, तो याद रखिएगा कि उन स्मूथ और परफेक्ट अनुभवों के पीछे इसी अव्यवस्था के प्रबंधन यानी केओस मैनेजमेंट का हाथ है। शांति पाने के लिए किसी ने पहले जानबूझकर केओस को आमंत्रित किया है। बहुत ही खूबसूरत विचार है। इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। आज हमने देखा कि इंसान सॉफ्टवेयर, बैंक सर्वर्स और वर्चुअल 3D दुनिया में अव्यवस्था को मॉडल करने और कंट्रोल करने में कितना मास्टर हो गया है। तकनीक के मामले में हमने केओस को अपना टूल बना लिया है। लेकिन जरा एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां हमारी सभी मशीनें, सारे सर्वर्स और पूरी अर्थव्यवस्था 100% फुल प्रूफ और प्रेडिक्टेबल हो जाए। मतलब कुछ भी खराब ना हो। हाँ, जब हमारी बनाई हर चीज एकदम परफेक्ट काम करने लगेगी, तब इस धरती पर एकमात्र केओस, एकमात्र अनिश्चितता क्या बचेगी? इंसान का अपना दिमाग। बिल्कुल, इंसान का अपना दिमाग और हमारा अपना व्यवहार। और अगर ऐसा हुआ तो क्या भविष्य के इंजीनियर समाज को मजबूत बनाने के लिए हमारे सामाजिक ढांचों और हमारे इंसानी रिश्तों पर भी केओस इंजीनियरिंग के प्रयोग करना शुरू कर देंगे? बाप रे! क्या हम समाज के टॉलरेंस को चेक करने के लिए जानबूझकर छोटी-छोटी अव्यवस्थाएं फैलाएंगे
ठीक वैसे ही जैसे बैंक अपने सर्वर्स के साथ करते हैं। ये तो ब्लैक मिरर के किसी एपिसोड जैसा लग रहा है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे भविष्य में छिपा है। तब तक के लिए अनिश्चितता को गले लगाइए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है। सुनते रहिए हमारी ये चर्चा, जल्द मिलेंगे।